कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाज किसी पहाड़ को भी हिला सकती है। ग्रेट हॉर्नबिल्स का ये जोड़ा कुछ ज्यादा ही जोश में है। पेड़ की ऊंचाई पर कुछ है, कुछ ऐसा जो हिल डुल रहा है, और वो है इनका नन्हा सा बच्चा जो इस दुनिया का पहला नजारा ले रहा है। एक ऐसी दुनिया जिसे इसके माता पिता ने बहुत अच्छी तरह देखा है, ताकि बदलते रहने वाले इस बियाबान में जिंदा रह सके। हालांकि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, पर जिस देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग बसते हों, ये वहाँ की हकीकत है। जहाँ सीमाएं आपस में मिलती हैं, वहाँ अक्सर मुठभेड़ें हो जाती हैं। पवित्र माने जाने वाले पहाड़ों और छिपकर रहने वाले जानवरों का इलाका, जो यहाँ की लोक कथाओं और जादू की दुनिया के बीच के लगते हैं। यहाँ है गरजते झरने, गहरी पहाड़ी खाइयां और प्राचीन चट्टानें, जिन्हें शक्ल दी है 2.5 अरब साल के दौरान टेक्टोनिक फोर्सेस, हवा और पानी ने। पर बदलाव लाने वाली उससे भी बड़ी ताकत है इंसानी दखल, जिसका असर 2 सदियों से दिखाई दे रहा है। ये कहानी है नीलगिरीज की, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। आसमान छूते इन द्वीपों में आज भी कई राज छिपे हैं। धुंध की चादर में लिपटे इन पहाड़ों की ही तरह नीलगिरी का नाम कहां से आया, ये आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहाड़ दूर से नीले नजर आते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये नाम इन पहाड़ों में खिलने वाले नीला कुरंजी नाम के फूलों की वजह से पड़ा है, जो 12 साल में एक बार ही खिलते हैं। कुरंजी के ये फूल एक साथ खिलते हैं, जिससे घास के ये मैदान नीले बैंगनी रंग में रंग जाते हैं, और इससे इसका नाम नीलगिरी पड़ा। खैर, इस नाम की जो भी कहानी हो, इस बात में कोई शक नहीं
कि इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में आज भी कई राज छिपे हैं। यहाँ शायद ऐसे पौधे हों जो हर बीमारी का इलाज कर सकें, और ऐसे छिपे हुए जानवर भी जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हों। दो किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची नीलगिरी हिल्स को स्काई आइलैंड्स भी कहते हैं। इन पहाड़ों के ऊंचे हिस्से अपने आसपास की कम ऊंचाई वाली जगहों से कम 20,000 साल से कटे रहे हैं। यहाँ कुछ पेड़ पौधे और जानवर ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जैसे कि नीलगिरी चिलापन, लाफिंग थ्रश की एक ऐसी स्पीशीज जो यहाँ 50 लाख साल से भी ज्यादा से सबसे अलग इवॉल्व होती रही है, और ये इस इलाके से दूर नहीं रह सकती। नीलगिरी के सबसे ऊंचे हिस्से जो अपने आप में सबसे एक्सट्रीम है, जमा देने वाली सर्दियों में यहाँ सिर्फ सख्त जान पौधे ही जिंदा रह पाते हैं। ऊंची चट्टानों वाले इस खतरनाक इलाके में राज करता है नीलगिरी टार। ये सख्त जान पहाड़ी बकरियां छोटे छोटे झुंडों में ऊंचाई पर मौजूद घास के मैदानों और तीखी ढलान वाली चट्टानों पर रहती हैं, जहां इनके शिकारी नहीं पहुंच पाते। इन्हें क्लाउड गोट भी कहा जाता है, और तीखी चट्टानों पर आराम से चढ़ जाने वाले ये जानवर सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही मिलते हैं। अडल्ट मेल्स को पीठ पर मौजूद हल्के रंग के धब्बों की वजह से सैडलबैक्स कहा जाता है। ये घास से भरे अपने इलाके में घूमते हुए कई तरह के पौधों को अपनी खुराक बनाते रहते हैं। घास के मैदान एक से ही दिखते हैं, पर करीब से देखने पर यहाँ फूलों वाले पौधों की 600 से भी ज्यादा किस्में नजर आती हैं, जैसे ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू भी कहते हैं, जो यहाँ 4 करोड़ साल से भी ज्यादा से मौजूद है। ये चट्टानों और जलधाराओं के पास वाली कम उपजाऊ मिट्टी में उगते हैं, और इन्हें नाम मिला है इनके ऊपर मौजूद ओस की बूंदों से, जो धूप में चमककर कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है, और ये उन्हें फंसाकर अपनी खुराक बना लेते हैं। इस इलाके में जिंदा रहने के लिए इसने खुद में ये अनोखा बदलाव किया है। घास के इस इलाके में इन घने जंगलों वाले हिस्सों को कहा जाता है शोला। जंगल के ये हिस्से स्पंज की तरह होते हैं, घनी मौस से ढके हुए। बारिश के मौसम में ये नमी को सोख लेते हैं और फिर पूरे साल धीरे धीरे इसे छोड़ते रहते हैं, जिससे मीठे पानी की सप्लाई पूरे 12 महीने बनी रहती है।
ये शोला जो पानी इकट्ठा करते हैं, उससे यहाँ से निकलने वाली कई नदियां जन्म लेती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर उन नदियों को बनाती हैं जो इस इलाके से होकर बहती रहती हैं। पहाड़ के उत्तरी हिस्से से बहने वाला पानी 250 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हुए एक गहरी खाई बनाता है, जिसकी गहराई है करीब 1000 फीट। ये पेनिनसुलर इंडिया में सबसे गहरी है और इसका नाम है मोयर। तमिल में इसका मतलब है वो नदी जो गायब हो जाती है। और ये नाम सही भी है। इन घने पेड़ पौधों के नीचे नदी अपना एक अनोखा रिवरीन हैबिटेट बनाती है और इस नदी के पानी में जिंदगी अपनी रफ्तार से पनपती है। गर्मियों में ये जगह अलग से ही पहचानी जाती है और इसे ये शक्ल मिलती है बारिश की कमी की वजह से। आसमान से मोयार को नीलगिरी के इस नॉर्दर्न हिस्से पर 22 किलोमीटर लंबे एक निशान के तौर पर देखा जा सकता है। ये है वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज, जो उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में पेनिनसुलर इंडिया के पश्चिमी समुद्री किनारे के साथ साथ मौजूद है। नीलगिरी मैसिव पश्चिम से उत्तर की तरफ ईस्टर्न घाट्स तक एक पुल बनाता है, जिसकी बड़ी अहमियत है। इसकी लोकेशन भी अनोखी है और नेचर और कल्चर भी, जो इसे 1986 में बना भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसका मकसद रिसर्च के जरिए इंसान और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करना है। इस इलाके में भारत में प्रोटेक्टेड इलाकों का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है। स्काई आइलैंड्स में रोडोडेंड्रन जैसी स्पीशीज मौजूद हैं, जिनके सबसे करीबी रिश्तेदार यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर हिमालय में पाए जाते हैं। ये बताता है कि इन इलाकों में अतीत में कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। घास के मैदानों और शोला के बीच का रिश्ता बहुत अहम है, न सिर्फ पानी स्टोर करने की काबिलियत के कारण, बल्कि यहाँ छिपे कई छोटे छोटे राज की वजह से भी। यहाँ मिलने वाली कई स्पीशीज और कहीं नहीं पाई जाती। कुछ स्पीशीज तो इतनी कम दिखती हैं कि ज्यादातर लोग इनके वजूद के बारे में जानते ही नहीं। जैसे कि नीलगिरी मार्टन, नेवले के साइज का ये मांसाहारी जानवर शोला में घूमते हुए किसी भी ऐसे शिकार के फिराक में रहता है जिसे ये दबोच सके। इस रेयर फुटेज में एक नीलगिरी मार्टन एक जायंट स्क्विरल को खा रहा है। पर इन शोला में मार्टन ही इकलौता मांसाहारी जानवर नहीं है।
यहाँ के घने जंगल में एक और राज छिपा है, एक बाघिन। ये बाघिन खाने की तलाश में है। घास के मैदानों वाले इस इलाके में सिर्फ टार ही नहीं बल्कि खुर वाले और जानवर भी हैं। गौर दुनिया का सबसे बड़ा बोवाइन और सांबर भारत का सबसे बड़ा हिरन। टार के उलट ये खुले में चरना पसंद करते हैं, इससे इनके लिए खतरा बढ़ जाता है। पर घास के खुले मैदानों में ये खतरे को दूर से देख पाते हैं। बस खतरा ऊपर से ना आए। घने शोला से बाहर सांबर यहां खतरे में है। छोटे झुंड खुले में चर रहे हैं। इन्हें अंदाजा नहीं कि इन्हें देख लिया गया है। बाघिन पीछा करती है। सांबर की रफ्तार उसके काम आ गई। और बाघिन के लिए देर हो गई। फिलहाल इसे भूखा ही रहना पड़ेगा। ये कहानी है शिकारी और शिकार की, जो हजारों सालों से यूं ही दोहराई जा रही है। पर पिछली 2 सदियों में इन पहाड़ों में बहुत बदलाव आया है। बढ़ती आबादी और जमीन और खपत की कभी ना खत्म होने वाली भूख ने इस इलाके को बहुत बदल दिया है। यहाँ बस वही ऊंचे पथरीले इलाके और घास के मैदान बच पाए जो अपनी जमा देने वाली सर्दियों की वजह से चाय के बागानों के लिए सही नहीं थे। नीलगिरी मैसिव का 80% इलाका किसी न किसी तरह से इंसानी इस्तेमाल में आने लगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये सारा बदलाव सिर्फ पिछले 200 साल में आया है। पर नीलगिरी से सबसे पुराना ह्यूमन कनेक्शन करीब 10,000 साल पुराना है और इन कुछ संभाल कर रखी गई रॉक आर्ट केव्स में उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है। उस दौर के इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को जिस भी तरीके से हो सकता था दर्ज किया। उसने पत्थरों और आग से निकले कोयले से इन दीवारों पर ड्राइंग बनाई। पर नीलगिरी में असली बदलाव आना शुरू हुआ सिर्फ 2 सदी पहले।
नीलगिरी का मौसम ब्रिटेन जैसा ठंडा हुआ करता था, तो 1800 के लगभग ब्रिटिश भारत के मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए यहाँ आने लगे और ये बतौर एक हिल स्टेशन मशहूर हो गया। पर चाइना में हो रही ओपियम वॉर्स की वजह से चाय सप्लाई करने वाले किसी और इलाके की तलाश शुरू हुई, तो भारत में चाय बागान लगाए जाने लगे। पहले असम में और फिर नीलगिरी में। बहुत जल्द ही ये इलाका जैसे चाय के एक सागर में तब्दील हो गया। इसके साथ ही बनी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता था, और इसने इन पहाड़ों की शक्ल ही बदल दी। 2005 में 46 किलोमीटर लंबी ये रेलवे अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इंजीनियरिंग के कमाल की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई, और इसके साथ ही ऊटी तेजी से बढ़ता एक शहर बन गया। ये मेल था टूरिज्म और ट्रेड का। बाजार की चहल पहल से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है एक अलग ही दुनिया, एक सदाबहार बगीचा, जहां मधुमक्खियां काम पर लगी हैं। इस गार्डन में कांटे सिर्फ गुलाब में ही नहीं है, मिलिए हॉर्सफील्ड्स स्पाइनी लिजर्ड से, जिसे नीलगिरी सेलिया भी कहा जाता है। इसकी पूंछ इसके शरीर के मुकाबले करीब 2.5 गुना लंबी होती है, और ये स्पीशीज दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। कभी ऊंचाई वाले घास के मैदानों के आसपास रहने वाली इस लिजर्ड को बदलते हालात के साथ खुद को भी बदलना पड़ा, और अब ये गार्डन में छिपकर कीड़ों को काबू में रखने का रोल निभा रही हैं। किसी भी हलचल से सेलिया के अंदर का शिकारी जाग उठता है, पर यह अचानक हुई हलचल मक्खी को भी उड़ा देती है। मक्खी को पकड़ने के लिए मक्खी जैसा ही बनना पड़ता है। इस मामले में एक डाली जैसा। इसकी नजरें इस इनाम पर हैं। मक्खी का ध्यान कहीं और है और उसे लिजर्ड दिखाई ही नहीं दे रही। शिकार के करीब होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इसने अचानक हरकत की या इसका ध्यान भटका तो मक्खी उड़ जाएगी।
इसकी फुर्तीली चिपचिपी जीभ हमारी जीभ के मुकाबले 400 गुना ज्यादा स्टिकी होती है और खुद को छिपाने की कमाल की काबिलियत से सेल या शहरी इलाके में भी शिकार को पकड़ने में कामयाब रही। शहर के नींद के आगोश में जाते ही इन पहाड़ों का जंगली पहलू सामने आने लगता है। अंधेरे से भरी इस दुनिया में इन जानवरों को रोशनी से बचना होता है, लेकिन लाइट्स और कैमरा के इस दौर में हर हरकत कैप्चर हो जाती है। लोगों के नींद के आगोश में जाते ही परछाइयां जिंदा होने लगती हैं। सिक्योरिटी कैमरास इन पहाड़ियों की सजीव रात में निकलने वाली शहरी वाइल्ड लाइफ को दिखाते हैं। सुबह का वक्त इन पहाड़ों का एक नया चेहरा सामने लाता है। अर्बन गार्डन्स का एक मोज़ैक। चाय के पौधों की करीने से सजी कतारें, एक हरा भरा इलाका। देखने से लगेगा कि यहाँ तो जंगली जानवर हो ही नहीं सकते, लेकिन करीब से देखने पर यहाँ ऐसे जानवर दिख जाएंगे जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। जंगल बुक की सारी कास्ट यहाँ मौजूद है, चाहे हाथी हो, शरारती बंदर, नेवली, स्लॉथ बेयर, यहाँ तक कि कम दिखने वाला ब्लैक पैंथर भी। पर इस नए इलाके के मुताबिक ढलने के लिए इन्हें कुछ नए नियमों का पालन करना पड़ता है। रूल नंबर 1, चाय की पत्तियां मत खाओ। खुशकिस्मती से घास खाने वाले जानवरों को चाय की पत्तियां खाने का चस्का नहीं लगा है, ये शायद ही इन्हें खाते हों। इन्हें तो चाय के पौधों के नीचे मौजूद घास बेहतर लगती है। रूल नंबर 2, अपने पड़ोसियों को जानो।
स्लॉथ बेयर की एक फैमिली भी इस टी गार्डन में जीना सीख रही है। इनकी खुराक में ज्यादातर दीमक और चींटियां होती हैं, तो इन्हें पत्थरों को उलटने पलटने और अपनी लंबी थूथन से कीड़ों को खींचने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। कमजोर नजर और नाक जमीन की तरफ रहने से इनसे अचानक हुई मुलाकात खतरनाक हो सकती है, लिहाजा हर कोई जानता है कि इनसे दूरी ही बेहतर है। और जहाँ शिकार होते हैं वहाँ शिकारी भी होते हैं। रूल नंबर 3, देखो मगर दिखाई मत दो। चाय के इन बागानों में छिपने के काम में सबसे माहिर होता है तेंदुआ। सभी बिग कैट्स में ये ढलने में सबसे ज्यादा माहिर है। तेंदुए यहाँ के रूल्स को अच्छी तरह समझ गए हैं। इसकी नजर सांबर पर नहीं है। कुत्ते इन तेंदुओं की खुराक का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। खुले में पड़ा कचरा बंदरों, कुत्तों और जंगली सुअरों को अपनी ओर खींचता है, जो तेंदुओं के लिए आसान दावत साबित होते हैं। जब टी एस्टेट्स में काम शुरू होता है तो जानवर समझ जाते हैं कि अब उन्हें जाना होगा। इस माँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके 4 बच्चों में से 2 मेलेनिस्टिक यानी काले रंग के हैं। पर ये काले कैसे हो जाते हैं और क्या इनका ये रंग इस हैबिटेट की वजह से है? इस बात को लेकर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। ब्लैक पैंथर और तेंदुआ एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं और कभी-कभी गलती से इन्हें अलग समझ लिया जाता है। मेलेनिज्म एक बहुत ही रेयर म्यूटेशन है जो तब होता है जब किसी जानवर में रिसेसिव जीन नजर आता है। अब चाय की पत्तियां तोड़ने वाले जा चुके हैं, तो ये बाहर आ सकते हैं। टी गार्डन में मौजूद रॉक्स इनके खेलने की पसंदीदा जगह है। खेल बड़े होने का एक जरूरी हिस्सा होता है। इससे इनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता है और खुद को छिपाने और घात लगाने की खूबियां निखरती हैं। अच्छा शिकारी बनने के लिए ये हुनर जरूरी है। यहाँ किसी तेंदुए के लिए बड़ा होना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ चलता रहता है।
किसी गौर का वजन 1 टन तक हो सकता है। 2 टक्कर के नर अपना दबदबा कायम करने और मीटिंग का मौका पाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। नीलगिरी के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हालात एकदम अलग हैं। ये सूखा हिस्सा है, इसे कहते हैं रेन शैडो रीजन। बादल यहाँ से गुजर रहे हैं, पर पहाड़ों ने सारी नमी सोख ली है। ये इलाका ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ पानी के सहारे ही जिंदा रहा जा सकता है। तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में जितना भी पानी मिल रहा है, बाघ उससे खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूखे के मौसम में भी कई मौके सामने आ जाते हैं। एक बगुला बाघ के पीछे एक मछली पर हाथ साफ कर लेता है। लंगूरों ने चीतल से करीबी रिश्ता कायम कर लिया है। इसके फायदे हैं, वो इन हिरणों की वजह से सुरक्षित जमीन पर उतर सकते हैं। सूखे के मौसम की शुरुआत में गूसबेरीज यानी आंवला एक लजीज खुराक होती है, लेकिन चीतल उन तक नहीं पहुंच पाते। लंगूर इसे थोड़ा सा खाकर बाकी फल जमीन पर फेंक देते हैं, जो चीतल के लिए किसी दावत से कम नहीं होता। चीतल और लंगूर ने एक दूसरे को शिकारियों से बचाने के लिए अपनी जगह और रिसोर्सेस को शेयर करना सीख लिया है। यहाँ चीतल सबसे ज्यादा मिलने वाली डियर स्पीशीज है और ये तेंदुए और दूसरे मांसाहारी जानवरों की पसंदीदा खुराक है। जंगली कुत्ते यानी ढोल इन जंगलों के सबसे माहिर शिकारी हैं। ये शायद ही कभी अकेले शिकार करते हों। इन्हें ताकत मिलती है इनकी तादाद से। बतौर शिकारी ये इतने माहिर होते हैं कि पहले के लोग इन्हें कहते थे चालाक, बेरहम और खून के प्यासे, और इन्हें मारने पर इनाम रखा जाता था। वाइल्ड डॉग्स पर बाघों से भी ज्यादा खत्म होने का खतरा है। नीलगिरी के ये जंगल इनकी आबादी को सपोर्ट करते हैं। ये इनकी मौजूदगी वाले आखिरी इलाकों में से एक हैं। बैम्बू यानी बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। ये एक दिन में 3 फीट या करीब 1 मीटर बढ़ जाता है और कई स्पीशीज के लिए एक बढ़िया खुराक है। ये बैम्बू अपनी 50 साल की उम्र पूरी कर चुका है। जब बैम्बू में एक साथ फूल आते हैं तो हर कोई इसके फूलों और बीजों की तरफ खींचा चला आता है।
और इस कम देखी जाने वाली घटना का फायदा सिर्फ जानवरों को ही नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग बैम्बू राइस हार्वेस्ट करते हैं। जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। लोकल लोगों के लिए बैम्बू राइस सिर्फ खाना ही नहीं है, इसे त्योहारों के दौरान चढ़ावे के तौर पर देने के लिए भी संभाल कर रखा जाता है। और ये फर्टिलिटी, सस्टेनेंस और इस इलाके से उनके गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। दम तोड़ता बैम्बू और झुलसती गर्मी हादसे की बड़ी वजह बन सकते हैं। जंगली कुत्तों के सुनने और सूंघने की ताकत कमाल की होती है। इनकी मदद से ये अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। दूर से आ रही एक जानी पहचानी आवाज इन्हें चौकन्ना कर देती है। आग इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। गर्मियों के मौसम में जला देने वाली तपिश इस इलाके में आग की वजह बनती है। हालात को समझकर ये अपने बच्चों को उठा लेते हैं और तेजी से भागकर खाई के अंदर गहराई पर मौजूद एक मांद में ले जाते हैं। खुशकिस्मती से पहाड़ की तरफ वाली आग बुझा दी जाती है और इस बार ये सूखे हुए बांस वाले हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती। ढोल के इस झुंड की अलग अलग जगहों पर करीब 1 दर्जन मांदे हैं और ये वहां तब तक रहते हैं जब तक कीड़े, बदबू और शिकारियों का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता। अब जब बच्चे महफूज हैं, तो अब इनके खाने के बारे में सोचा जा सकता है। और यहाँ खुराक की कोई कमी नहीं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाला ब्लैक बक इनके लिए काफी तेज है। तो अब इन्हें ध्यान देना होगा इनके कम रफ्तार वाले पड़ोसी चीतल पर। हालांकि लंबे चौड़े सींगों का मतलब होता है अच्छी सेहत, और ऐसे सींगों वाले मेल्स फीमेल्स को पसंद भी हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। न सिर्फ इन्हें इसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बल्कि इस 1 किलो के वजन को सिर पर ढोना भी होता है, और इससे ये बन जाते हैं एक आसान शिकार। जब ढोल शिकार पर निकलते हैं तो जंगल में खामोशी छा जाती है। जैसे ही चीतल ढोल को देखते हैं, ये अपनी पूंछ ऊपर उठाकर बिना आवाज किए भागने लगते हैं, वरना इनकी लोकेशन का पता चल सकता है। शायद ये अकेले पड़ जाने से बचने की इनकी रणनीति हो। ज्यादातर फीलाइंस घात लगाकर शिकार करते हैं, पर ढोल अपने शिकार का पीछा करते हैं। झुंड जितना बड़ा होगा, शिकार उतनी ही जल्दी मारा जाएगा। वाइल्ड डॉग पूरी तरह मांसाहारी होता है। ये 1 साल में 340 किलो तक मांस खा जाता है, यानी रोज करीब 1 किलो। 60 किलो वजन वाले चीतल को तो ये कुछ ही मिनटों में निपटा देंगे। इन डॉग्स को सिर्फ अपने लिए ही नहीं खाना होता। इस झुंड को मांद में अभी और 8 खाली पेट भरने हैं।
ये बच्चे पूरा दिन महफूज मांद में खेलते रहे। तो बड़ों के लौटने के बाद वक्त होता है पेट पूजा का। उगले हुए मांस को खाने से बच्चों को मांस खाने की आदत पड़ने लगती है। ढोल के किसी भी दूसरे कैनेट के मुकाबले ज्यादा थन होते हैं, जिससे ज्यादा बच्चे दूध पी सकें। 6 हफ्ते की उम्र होने तक ये पूरी तरह मांस ही खाना शुरू कर देते हैं। पेट भर जाने के बाद थोड़ी देर झपकी तो ले ही सकते हैं। लगता है थोड़ी दूरी पर कुछ हलचल हो रही है। मॉनसून इस धरती का सबसे बड़ा वेदर सिस्टम है और ये इस इलाके के लिए बेहद जरूरी है। भारत में मॉनसून अपने कई चेहरे दिखाता है। ये वरदान है तो श्राप भी है, ये रचता भी है और विनाश भी करता है। लेकिन जो भी हो, मॉनसून के बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं। मॉनसून में छोटे जानवर हरकत में आ जाते हैं, जिन पर दूसरे जानवर निर्भर करते हैं। एलिड्स कहलाने वाली पंख वाली लाखों दीमक जमीन से बाहर आ रही हैं। ये कई जानवरों के लिए इंस्टेंट फूड सोर्स हैं। जिंदा बच जाने वाले एलिड्स मेट करते हैं और नई कॉलोनीज बना लेते हैं। पहली बारिश आते ही
कुदरत के ये आर्किटेक्ट्स मौसमी मरम्मत में लग जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में इलाके की शक्ल बदल जाती है। नीचे मौजूद मैदानों में बारिश का आना जानवरों और इंसानों दोनों के लिए राहत लाता है। मवेशियों को गर्मी में भरपूर चारा नसीब नहीं होता और इन दिनों बीमारी फैलाने वाले कीड़े भी खूब बढ़ जाते हैं, तो मॉनसून इनके लिए काफी मुश्किल वाला वक्त साबित होता है। स्ट्राइप्ड हाइना इन इलाकों के ऐसे स्कैवेंजर हैं जिन्हें यहाँ बहुत गलत समझा गया है, पर इनके लिए ये वक्त होता है दावत का। मरने वाले मवेशियों को गांव से कुछ दूर दफन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि स्ट्राइप्ड हाइना खुराक की तलाश में एक रात में ही 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। इनकी कमाल की नाक, ताकतवर जबड़े और उससे भी दमदार डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी मदद करता है लाश को खोद कर निकालने और उसे पचाने में। इनके पेट में इतना एसिड होता है जिसकी वजह से ये हड्डियों तक को पचा लेते हैं। इन सड़ती हुई लाशों को खाकर ये बीमारियों को फैलने से रोकने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर रात के इस अंधेरे में सिर्फ हाइना ही बाहर नहीं निकल रहे। मॉनसून की बारिश एम्फीबियंस की 250 से भी ज्यादा स्पीशीज में जान डाल देती है और इनमें से 90% से ज्यादा और कहीं नहीं मिलती। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग्स पेड़ों से नीचे उतरकर मानसूनी बारिश से बने तालाबों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ये साल में एक बार मेट करते हैं और सब कुछ बहुत तेजी से होता है। आमतौर पर यह काम रात के अंधेरे में होता है, पर मॉनसून में भारी बारिश और कम रोशनी की वजह से मेटिंग दिन में भी हो सकती है। जब कोई मेल फीमेल को अपनी जकड़ में लेता है तो अपने अंगूठों में मौजूद खास ग्लू की बदौलत ये उसे थामे रखता है और अंडों का फर्टिलाइजेशन बाहर ही हो जाता है। अंडे फर्टिलाइज होने के बाद एक महफूज फोम नेस्ट में रख दिए जाते हैं, जो न सिर्फ अंडों को नम रखेगा बल्कि उन्हें शिकारियों से भी बचाएगा। अगले कुछ हफ्तों के दौरान अंडे डेवलप होकर टेडपोल बन जाएंगे। और बारिश की मदद से ये बहकर नीचे मौजूद मीठे पानी के तालाब में पहुंच जाते हैं। ये टेडपोल पानी में चट्टानों और बेजान डालियों पर उगने वाले पौधों और एल्गी को खाते रहते हैं। ये पत्तियों के नीचे आराम करते हैं, लेकिन ये क्योंकि हवा में सांस लेते हैं तो इन्हें उसके लिए सतह पर आना होता है।
और इस हलचल की तरफ ध्यान जाता है। एक लिटिल ड्रैगन का। इस तालाब की अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में कोई है जो अपना रूप बदलने का इंतजार कर रहा है। इसके अंदर मानो सुपर पावर्स हों। इसकी कंपाउंड आईज और करीब 360 डिग्री विजन की वजह से इसकी नजरों से बचना लगभग नामुमकिन है। ये लिटिल ड्रैगन घात लगाने वाला शिकारी है और इसके हमले सबसे तेज रफ्तार हमलों में गिने जाते हैं। ये पलक झपकते ही चाकू जैसे तेज अपने निचले जबड़े को फैला लेता है। ये बड़ी ही सटीकता से टेडपोल्स, मच्छरों के लार्वे और दूसरे बिना रीढ़ वाले पानी के जीवों को पकड़ सकता है। ये लगातार शिकार करता रहता है। जितना ज्यादा खाना उतनी जल्दी बदलाव। कुछ ही हफ्तों में लिटिल ड्रैगन अपने आखिरी कारनामे के लिए पानी से बाहर आ जाता है, अपनी शख्सियत को बदलने के लिए। ये अपने पेट को बढ़ाने के लिए हवा को खींचता है और अपने कागज जैसे पतले पंखों को फैलाने के लिए उनमें फ्लूइड्स भरता है। अपने इस जादुई बदलाव के साथ ही ये कीट एक ड्रैगन बन जाता है जो उड़ सकता है। इस ड्रैगन फ्लाई को कहा जाता है ग्लोब स्किमर या वॉन्डरिंग ग्लाइडर। दुनिया में इस इंसेक्ट का माइग्रेशन सबसे लंबा होता है, मोनार्क बटरफ्लाई की दूरी से भी करीब 2 गुना। एक ग्लोब स्किमर अपनी जिंदगी में करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पर इस कमाल के कारनामे को अंजाम देने के लिए ग्लोब स्किमर को एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है ईंधन। इनके आने का वक्त एकदम परफेक्ट रहा है क्योंकि एक दावत जैसे इन्हीं के इंतजार में है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ जिसका ऊपरी हिस्सा 5 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हो सकता है। ये है एक बैनियन ट्री। पूरे वेस्टर्न घाट्स में फिग्स यानी अंजीर की करीब 40 अलग अलग किस्में हैं और हर एक में फल आने का अपना साइकिल होता है। अंजीर के किसी एक पेड़ में 10 लाख से भी ज्यादा फल आ सकते हैं जो कुछ ही हफ्तों में खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मौसम का तोहफा है और मीठी अंजीर न सिर्फ मैमल्स बल्कि कई तरह के पक्षियों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि फेरी ब्लूबर्ड, बाबेट, बुलबुल, ग्रीन पिजन, मायना, लॉरिकिड्स और सबसे बड़ा ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल के पंखों का फैलाव 5 फीट यानी 1.5 मीटर होता है और ये फल खाने का बड़ा शौकीन है। हॉर्नबिल को जंगल में पेड़ उगाने वाला भी कहा जाता है। ये कई तरह के फल खाता है और दूर दूर तक अंजीर के पेड़ बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एक और ऐसा जानवर है जिसका शुक्रिया अंजीरों को करना चाहिए।
ये है आकार में बेहद छोटा फिग वॉस्प, जो अंजीर के विशाल पेड़ को पॉलिनेट करने में अहम रोल निभाता है। ये यकीन करना मुश्किल है कि इतना विशाल पेड़ अपने वजूद के लिए इतने छोटे कीटों पर निर्भर करता है। लाखों साल पुराने इस अनोखे रिश्ते में अंजीर के पेड़ की हर किस्म फिग वॉस्प की एक खास स्पीशीज के साथ विकसित हुई है। इनका एक दूसरे के बिना जिंदा रहना मुमकिन नहीं। आज ये हॉर्नबिल अंजीर खाने के मूड में नहीं लग रहे। आज इनका ध्यान प्रोटीन वाली कुरकुरी खुराक की तरफ है। सूरज उगने के साथ ही ड्रैगन फ्लाइज नजर आने लगते हैं, और ये एक दो नहीं बल्कि लाखों में हैं। ये यहाँ उन लाखों फिग वॉस्प्स को पकड़ने आए हैं जो लगातार निकल रहे हैं। ड्रैगन फ्लाइज की रफ्तार बिजली जैसी तेज है। ये सुस्त हॉर्नबिल्स पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ते हैं, लेकिन ये कोशिश करना नहीं छोड़ते। पकड़ लिया। अरे नहीं, सब्र का फल मिलता है, और हॉर्नबिल्स अंजीरों के साथ साथ प्रोटीन वाली ये बेशकीमती खुराक भी पा लेते हैं। हॉर्नबिल्स को पेट भर कर खाना होगा, क्योंकि जल्दी ही उन्हें घोंसला बनाना है। सिर्फ ड्रैगन फ्लाइज ही इस तरफ आते उत्तर पूर्वी मॉनसून का फायदा नहीं उठाते। तितलियां भी माइग्रेट करने के लिए इस बदलती हवा का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना। कॉमन क्रो और ब्लू टाइगर बटरफ्लाइज बड़ी तादाद में नीलगिरी पहुंचती हैं। पर ये कहाँ जाती हैं, ये आज भी एक रहस्य ही है। इनका घोंसला बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। बच्चे को उसकी सुरक्षा के लिए एक पेड़ के खोखल में कैद कर दिया जाता है। माँ बाप दोनों ही बढ़ते बच्चे को खाना खिलाते रहते हैं। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उसकी खुराक भी बदलने लगती है। पहले उसे नर्म अंजीर और दूसरे फल दिए जाते हैं, और फिर दिए जाते हैं क्रंची सिकाडास और दूसरों के बच्चे भी। 2 महीने तक माँ बाप
बच्चे की देखरेख करते रहते हैं और अब अंडे से निकलने के करीब 70 दिन बाद ये उड़ने के लिए तैयार है। मेल हॉर्नबिल बच्चे को खाना दिखाकर उसे बाहर आने के लिए लुभाता है। अब बारी है मां की। ये बच्चे की पहुंच से थोड़ी दूरी पर बैठी है ताकि वो उसकी तरफ बढ़े। पर बच्चे का साइज अगर किसी अडल्ट जितना हो और पेड़ की खोखल में जगह कम हो तो बाहर आना मुश्किल होता है। लगता है ये बच्चा फंस गया है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश और माँ बाप के फुसलाने के बाद बच्चा आखिरकार बाहर आ ही जाता है। हॉर्नबिल के बच्चे घोंसले से निकलने के पहले दिन ही उड़ना शुरू कर देते हैं, पर इस मामले में ये बच्चा अपनी पहली फ्लाइट में घनी झाड़ियों में क्रैश हो गया। उड़ने के सबक फौरन ही शुरू हो जाते हैं और इनाम के तौर पर मिलती है बढ़िया खुराक। हॉर्नबिल्स की ये यूनिक स्ट्रैटेजी बीते दौर में बहुत ही कामयाब रही, लेकिन अब पुराने जंगलों के खत्म होने और घोंसलों के लिए खोखल वाले बड़े आकार के पेड़ों की कमी की वजह से इनकी ये स्ट्रैटेजी इन्हें खतरे में डाल रही है। लेकिन नीलगिरी की दूसरी कई स्पीशीज की तरह इन्होंने इस नए इलाके के मुताबिक ढलना सीख लिया है, दूसरे कई जानवरों के साथ मिलकर। और फिलहाल इनकी दमदार आवाज इन पहाड़ों में लगातार गूंज रही है। छोटे से फिग वॉस्प की तरह, जिसे दमदार फीकस ट्री से अलग नहीं किया जा सकता, जो हॉर्नबिल से भी जुड़ा है, जो इस जंगल का बागबान है। हम भी इस नाजुक और आपस में बेहद करीब से जुड़ी दुनिया का एक हिस्सा है। एक ऐसी कुदरती दुनिया जो खूबसूरती और जादू से भरी है। इन पहाड़ों में किस्से कहानियों की कोई कमी नहीं है। ये सोर्स हैं पवित्र नदियों का और रक्षक हैं हमारी जलवायु के। पिछली कुछ सदियों से इस इलाके पर इंसान का दबदबा बढ़ता रहा है। जिस वजह से इस छोटे मगर अहम बायोस्फीयर रिजर्व में तेजी से बदलाव आए हैं। क्या हम इस अनोखे हैबिटेट को बचा सकते हैं, जो कई एंडेमिक स्पीशीज का इकलौता घर है, जो खुद को ढाल कर किसी तरह हमारे साथ जिंदा रहने की कोशिश में है।
इस नाजुक इकोसिस्टम की डोर हमारे हाथ में है। हालांकि यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर कीमती जरूर है। नीलगिरी, भारत के ब्लू माउंटेन्स, ये आज भी अपने अंदर कई राज छिपाए हुए हैं। यहाँ मौजूद है एक कहानी, उम्मीद, खूबसूरती और नाजुक डोर के सहारे बंधे एक अनिश्चित भविष्य की।